मोहब्बत की इच्छा रखते हैं। बिला शक ऐसा करते वक्त हम अपने बुनियादी सिद्धांत अस्वीकृतियां सामान्य है को ध्यान में रखेंगे। हम इस बारे में भी बात करेंगे कि सही शख्स कैसे खोजा जाए, गलत शख्स के साथ डेटिंग से कैसे बचा जा सकता है और रिश्तों से जुड़ी लगभग हर बात को कवर करने की कोशिश की जाएगी। आइए देखते हैं कि हमारा ये सफर कैसा होता है। लोगों ने मुझे अस्वीकार क्यों किया? अब थोड़ा बहुत पढ़ चुकने के बाद आप सोचते होंगे कि क्या यह अध्याय सिर्फ लड़कों के लिए है? नहीं, लेकिन यह जानना बेहद अहम है कि अस्वीकृतियों के बाद किशोर व लड़के क्या सोचते हैं। एक दफा उनका मामला निपट जाए तब हम सबके बारे में बात करेंगे। आप जिनको पसंद करते हैं उनसे अस्वीकृति मिलने का मामला आपकी बेहद शुरुआती उम्र से ही सामने आ जाता है। मान लीजिए कि 10 वर्ष, उस वक्त आप कुछ चीजों के बारे में ऐसे सोचते होंगे। पहला, आत्मनिरीक्षण करना। मैं गरीब हूं, मैं कूल नहीं हूं, मैं देखने में अच्छा नहीं हूं, मैं ज्यादा ही कूल हूं। दूसरा, मामले से जुड़ी व्यवस्था का निरीक्षण। डेटिंग बेवकूफी है, प्यार व्यार बेवकूफी है, भावनाएं बेवकूफी हैं। तीसरा, विपरीत लिंगियों के बारे में निरीक्षण। लड़कियां अहमक हैं, लड़के गधे हैं, लड़कों को कुछ नहीं पता, लड़कों को पता ही नहीं कि उन्हें क्या चाहिए। लड़कियां बड़ी उलझी हुई होती हैं, पता नहीं लड़कियां क्या चाहती हैं, मैं उन्हें समझ नहीं पाता, उन्हें कोई समझ नहीं सकता। मतलब यह है कि उस उम्र में हमारा नजरिया बहुत सामान्य होता है और बहुत असरदार नहीं होता। लेकिन जब आप बड़े होते हैं तब अस्वीकृतियां अधिक पीड़ादायक होती हैं, जो इस सवाल पर अधिक जोर देने लगती हैं, उन्होंने मुझे रिजेक्ट क्यों किया? जवाब आपका दिमाग देता है, उन्हें जो चाहिए वो मेरे पास नहीं है, जो हालांकि सही होता है पर फिर भी जवाब नहीं होता। क्या है जो मेरे पास नहीं है? और इससे मतों के द्वार खुल जाते हैं। किशोर व सीधे लड़कों को सूचना कुछ इस तरह मिलती है। उन्हें दौलत चाहिए, मुफ्त की गाड़ी, महंगी डेट, गिफ्ट और ऐसा रोमांच चाहिए जो महंगे लाइफस्टाइल से आता है। उन्हें मजबूत मांसपेशियां, लंबाई, सेक्स, परफेक्ट चेहरा, लोकप्रियता, रूखा व्यवहार, झूठ, झटके, रफ सेक्स, बड़े शिशन, मौज मजा, बेवकूफ लड़के आदि पसंद है। ये सब ऐसी चीजें हैं जो एक किशोर वय लड़के के दिमाग में घर कर जाती हैं जब वो ये समझना चाहता है कि लड़कियां उसके साथ डेट क्यों नहीं करती। और इस ज्ञान का स्रोत होता है, पहला, अपनी ही उम्र के अल्हड़ दोस्त। दूसरा, थोड़े अधिक उम्र के लड़के जिनकी सूचना की एकमात्र विश्वसनीयता उनकी उम्र होती है। तीसरा, ऐसे लड़कों से सुनी कहानियां जिनके साथ धोखा हुआ था और जिन्हें छोड़कर लड़की किसी अच्छे लड़के के पास चली गई। चौथा, ऐसे लड़के जो छाती ठोक कर दावा करते हैं कि सेक्स करना और लड़कियों को धोखा देना अच्छी लाइफस्टाइल है, क्योंकि लड़कियां कुदरतन अविश्वसनीय और भ्रमित जीव हैं। पांचवा, वो अपने पास कुछ लड़कियों को धोखा देते और विशेष रूप से अमीर या शारीरिक रूप से मजबूत लड़कों को तरजीह देते देखते हैं। उन्हें कभी कभार सेक्सुअल छेड़छाड़ करते देखते हैं और चूंकि ऐसे चयन बेहद बोल्ड होते हैं, इसलिए वो सारा ध्यान अपनी ओर खींच लेती हैं और इससे उन लड़कियों के क्रियाकलाप छिप जाते हैं जो ऐसा नहीं करती। छठा, इंटरनेट पर ऐसे अवसरवादी लोगों की कमी नहीं है जो किसी लड़की द्वारा खारिज कर दिए गए लड़के की असुरक्षा, हताशा और ज्ञान की कमी को भुनाने की कोशिश में रहते हैं, क्योंकि उनका बिजनेस मॉडल ही उनके उपभोक्ता द्वारा महसूस की जा रही हताशा पर टिका है। तो वो पूरी कोशिश करते हैं कि वो कभी खत्म ना होने पाए। ऐसे में वो आपको और भी पीड़ित महसूस कराते हैं और चूंकि आप पहले से ही गलत साबित कराए गए महसूस कर रहे होते हैं, आपके उस जख्म को भरने की बजाय वो उस जख्म को और कुरेदते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि आप कभी भी ये न भूलें कि आपको कैसे एक लड़की ने अस्वीकृत कर दिया। और यही नहीं, वो आपको ऐसे आइडिया और ऐसे पाठ्यक्रम बेच देते हैं कि आप एक मर्द, एक सांड और एक
बुरे लड़के कैसे बने जो आज के बाद से जिस भी औरत को चाहे उसे हासिल कर सकता है। संक्षेप में, जो हुआ वो आपके साथ दोबारा कभी नहीं होगा। बहरहाल, जो भी वो आपको सिखाते हैं उसमें महिलाओं या लोगों को अलग दृष्टिकोण से समझने का कोई आधार नहीं होता। वो तो बेहद अल्पकालिक होता है और आपको महिलाओं के साथ अच्छे रिश्तों की संभावना से भी दूर ले जाता है। आखिरकार वो आपकी शख्सियत में सुधार की बजाय अपने फायदे की ओर अधिक ध्यान जो देते हैं। चूंकि सबसे अधिक अस्वीकृत भ्रमित किशोर वय लड़के इसे सुनते और इस पर गौर करते हैं, इसलिए इनका सामान्यीकरण सुविधाजनक होता है और इस पर विश्वास करना और भी आसान। इसलिए ऐसे मामलों में जहां उन्होंने मुझे खारिज क्यों किया, साफ तौर पर पता नहीं होता, अस्वीकृति का सामना करने के लिए कोई व्यक्ति ऊपर के निष्कर्ष निकाल लेता है। आखिरकार किसी चीज पर दोषारोपण करना सामान्य बुद्धि लगाने से कहीं अधिक आसान होता है। आप अपनी किशोरावस्था में चूतिए थे। आपको यह समझना होगा। पहला, किशोरावस्था में दिमाग उतना विकसित नहीं होता। असल में आप चूतिए होते हैं। दूसरा, चूंकि आप चूतिए हैं, इसलिए आप प्यार, रोमांस और रिश्तों के बारे में फिल्मों, टेलीविजन शो और इंटरनेट से सूचनाएं जुटाते हैं और ये सब वही बेचते हैं जो आप देखना चाहते हैं। तीसरा, आप नहीं जानते कि आप चूतिए हैं क्योंकि आप सोचते हैं कि आप बालिग हैं। आप ऐसा इसलिए सोचते हैं क्योंकि आपके लिए आपका दिमाग आपकी जानकारी के मुताबिक एकदम टनाटन काम कर रहा है, और इसलिए भी क्योंकि कानूनन एक बालिग का मतलब होता है कि एक ऐसा शख्स जो 18 साल की उम्र का हो, और इससे अधिक चूतियापे की कोई और बात हो ही नहीं सकती। असलियत यह है कि आप तकरीबन 25 या 26 की उम्र तक वाकई बकलोल होते हैं, और इस उम्र के बाद ही असल में वयस्कता की शुरुआत होती है। वयस्कता मतलब संवेदनशीलता की शुरुआत। चौथा, क्योंकि आप खुद को बालिग मानते हैं, इसलिए आप ये नहीं देख पाते कि लड़कियां भी उतनी ही अहमक होती हैं, और वो इसलिए अहमक होती हैं क्योंकि वो भी अपनी उम्र के दूसरे दशक में ही तो होती हैं। पांचवा, क्योंकि आप नहीं समझ पाते कि ये लड़कियां भी बालिग नहीं हैं, इसलिए लड़कियों को लेकर बनाए गए आपके सिद्धांत महिलाओं को लेकर आपका सामान्य दृष्टिकोण बन जाते हैं। छठा, क्योंकि महिलाओं को लेकर बना आपका दृष्टिकोण आपके लिए केंद्रीय यथार्थ और महिला मनोविज्ञान बन जाता है, इसलिए मुझे अस्वीकार क्यों किया गया का जवाब आपके आत्मसम्मान पर हाइड्रोजन बॉम्ब की तरह गिरता है। इन सब कारणों से महिला से अस्वीकृति पाकर आप कुछ निष्कर्ष निकालते हैं। लड़कियां पाने के लिए मुझे सांड, गांडू, खिलंदड़, चोदू या जो भी नया टर्म है बनना पड़ेगा, और यही एकमात्र वजह है कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। हम लोग ज्यादातर मूर्खों से भी घिरे हैं। सच्चाई है कि आप भ्रमित हैं, अस्वीकृति से दुखी हैं, और फिर भी उस व्यक्ति के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाते। आप जिस चीज की तलाश कर रहे हैं वो आपकी स्थिति पर दृष्टिकोण है। अब एक और बड़ी समस्या सामने आती है, सही ढंग से मदद कैसे मांगी जाए। चाहे निजी तौर पर कितनी भी अहमियत रखने वाली बात क्यों ना हो, बहुत से लोग मदद मांगने को कमजोर विकल्प समझते हैं। आपका अहम इस बात की इजाजत नहीं देता कि आप अपनी अस्वीकृति को लेकर खुलेआम मदद मांगे, क्योंकि इससे आप दूसरों को कमजोर दिखेंगे। इसलिए आप जिस पर भरोसा करते हैं वो अवांछित सलाह है। इसका क्या मतलब है? मतलब जब कोई व्यक्ति ये सुनकर आपको सलाह दे कि आप बुरे दौर से गुजर रहे हैं, उनके पास आपकी समस्या को लेकर कोई वास्तविक आंकड़ा या ब्यौरा नहीं है, बस एक अनुमान भर है। अवांछित सलाह के साथ समस्या यह है कि इसमें आपकी समस्या को सुलझाने लायक गंभीरता का अभाव होता है। अव्वल, आपकी समस्या को सच में सुलझाने के लिए एक व्यक्ति के पास एक मददगार वाला दृष्टिकोण होना चाहिए। दूसरा, उन्हें आपके बारे में निजी ब्यौरे चाहिए होंगे
ताकि वो आपके लिए सटीक समाधान खोज सकें, जिससे आप जो चाहते हैं उस सवाल का, इस दुनिया की असलियत का और उस गंध का जवाब मिल सके जो आप खुद से कहते आ रहे हैं। आपको अवांछित सलाह दे रहा व्यक्ति इनमें से अधिकतर बातों को नजरअंदाज कर देता है। वो आपको ऐसी सूचना देते हैं जो इस बात पर आधारित होती है कि वो क्या सोचते हैं, वो क्या करना चाहते हैं और मुमकिन तौर पर वो क्या करेंगे। उनकी दिलचस्पी इस बात में होती है कि उनकी सलाह से वो आपकी नजर में कैसे साबित होंगे। उनका ध्यान समाधान पर नहीं, उस धारणा पर होता है जो वो बना रहे हैं। वो वास्तव में परवाह भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स्थिति की गंभीरता के बारे में उन्हें बताया ही नहीं गया है। इसलिए अवांछित सलाह अधिकतर मौकों पर बेकार ही साबित होती है। दूसरी तरफ आपके प्रियजन उससे भी बुरे साबित होते हैं। इस बात की पूरी संभावना है कि वो कहेंगे, तुम खास हो, अगली बार तुम्हें एक बेहतर लड़की या लड़का मिलेगा। और चाहे ये बात आपको कोई ना भी कहे, तो भी आपका दिमाग कुछ देर बाद आपको खुद ही इस तरफ ले जाने लगेगा। आखिरकार हम आत्मश्लाघा के चक्कर में ये मानने से इनकार कर देते हैं कि हम सर्वश्रेष्ठ के योग्य नहीं हैं। आपके दोस्त उस व्यक्ति को भी बदनाम कर सकते हैं जिसने आपको अस्वीकार कर दिया था। वो आपके लायक ही नहीं थे। मुझे वो कभी पसंद ही नहीं थे। मुझे हमेशा ही उनके बारे में एक बुरा एहसास था। आपको बेहतर महसूस कराने के लिए वो उस व्यक्ति को बदनाम करेंगे जिसने आपको अस्वीकृत कर दिया और आपको तकरीबन संत घोषित कर देंगे। वो बकवास करते हैं और शायद इसी वजह से उनकी इन बातों का निजी स्तर पर आपके लिए कोई खास महत्व नहीं होता। सच्चाई ये है कि आप उस व्यक्ति को पसंद ही इसलिए करते हैं क्योंकि आपके जहन में वो विशिष्ट है, और आप दुखी होते हैं क्योंकि वो बदले में आपको पसंद नहीं करता। हमें अमूमन अपने चारों ओर के लोगों से कोई व्यावहारिक या उपयोगी दृष्टिकोण हासिल नहीं होता। जिन्हें मिलता है वो वाकई किस्मत के धनी होते हैं। इसलिए इन अस्वीकृतियों से निपटने पर ध्यान देने की बजाय हमें समस्या के स्रोत की ओर ध्यान देना चाहिए। ऐसे कौन से कारक हैं जो इस विचार को आकार देते हैं कि आप किस तरह के शख्स के साथ डेट करना चाहते हैं और किस तरह का रिश्ता चाहते हैं? अगर हम अपने उम्मीदों के स्रोतों को छांट सकें, तब शायद हम खुद को दोहराने वाले बुरे रिश्तों, गलत लोगों पर लट्टू होने और अस्वीकृति से चोट खाने से सुरक्षित रख पाएंगे। आपको रोज मूर्ख बनाया जाता है। नजरिए, मानदंड और बुनियादी सिद्धांतों के अभाव में आप जो भी सीखते हैं वो कचरा स्रोतों से आता है, और इसका मतलब सिर्फ आपकी फंतासियों को अपील करना होता है। इन स्रोतों में अंतहीन फिल्मों, टीवी शो, रियलिटी टीवी एक्टर जैसे कंटेंट क्रिएटर, पारंपरिक सेलिब्रिटी, मॉडल, व्लॉगर्स, लाइफस्टाइल ब्लॉगर्स, यूट्यूबर्स, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, पॉप स्टार और आप जिन 2 कौड़ी के ऐप पर वक्त बिताते हैं उसके अला स्टार और फला स्टार शामिल होते हैं। उनका मकसद आपको सिखाना या आपके साथ जीवन के कटु यथार्थ के बारे में बात करना नहीं है। उनका मकसद मनोरंजन उपलब्ध कराना, ना हासिल किए जाने लायक मापदंड स्थापित करना और आपको ऐसी जीवन शैली की ओर ललचाना होता है जो न तो आप अपना सकते हैं और न आपके लिए जारी रखना मुमकिन होता है। और इसी वजह से आप उन्हें देखते हैं और साथ ही उनकी जिंदगी की तुलना अपनी जिंदगी के साथ करते हैं। काश मेरी जिंदगी भी उनके जैसी होती। हम लोग आधुनिक विज्ञापन युग में जी रहे हैं, जिसमें इंसान भी प्रोडक्ट है। जब आप खरीदते हैं तो साथ में वो कौन है, वो कैसे रहते हैं, वो किनके साथ डेट करते हैं, कौन उनके दोस्त हैं, वो क्या पहनते हैं और वो क्या करते हैं, ये सब भी साथ में खरीदते हैं। आप वैसा ही रिश्ता चाहते हैं जैसा आपने किसी फिल्म में देखा होता है। आप ऐसी गर्लफ्रेंड चाहते हैं जैसी उन व्यक्तियों की है जिन्हें आप ऑनलाइन फॉलो करते हैं। आप जिन लोगों को YouTube पर देखते हैं उनकी तरह के दोस्त चाहते हैं। आप उन लोगों जैसी जीवन शैली चाहते हैं जिनको आप सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं। आप उन जोड़ों के जैसी तस्वीरें चाहते हैं जिन्हें आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं। आप चाहते हैं कि आपका बॉयफ्रेंड वैसी ही क्यूट हरकतें करे जैसा उस यूट्यूबर का बॉयफ्रेंड करता है, क्योंकि आपको वो सब असली लगता है। ये सब चीजें सिर्फ
असली प्रतीत होती हैं। क्या आप सच्चाई जानना चाहते हैं? उनको पता है कि आपको क्या पसंद है, और क्योंकि वो जानते हैं कि आपको क्या पसंद है, इसलिए उनके पास लाखों करोड़ों फॉलोअर हैं और उनकी वजह से वो करोड़ों डॉलर कमाते हैं। आप उनके लाखों फॉलोअर्स में से महज एक हैं। वो आपको नहीं जानते। आपकी वास्तविकता कोई फिल्म नहीं है। फिल्मी दुनिया वाली गर्लफ्रेंड असली दुनिया में घंटा नहीं होती है, और इसलिए उनको काल्पनिक किरदार कहा जाता है। आपके दोस्त बला के खूबसूरत दिखने वाले लोगों का कोई समूह नहीं होगा जिनके पास हर 5 सेकंड के बाद कहने के लिए एक मजेदार जुमला होगा। आप उनके जैसी जीवन शैली नहीं अपना सकते, क्योंकि ऐसी जीवन शैली का कोई अस्तित्व ही नहीं होता। जिसका अस्तित्व है वो ये तथ्य है कि आपको फैंटेसी देखना पसंद आता है। वो जीवन शैली उतनी ही वास्तविक है जितनी कि लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। वो शानदार तस्वीरें फोटोशॉप का नतीजा होती हैं, जिनको सैकड़ों उन घटिया विचारों के फ्रेम में से चुना जाता है जो वो आपको बेचना चाहते हैं। आपके बॉयफ्रेंड का अस्तित्व है, वो किसी गढ़े हुए यथार्थ में नहीं है जिसके लिए आपके रिश्ते की पटकथा लिखी गई हो और जिसके लिए कोरियोग्राफ किया गया हो और फिर उसकी एडिटिंग करके लोगों को देखने के लिए परोसा गया हो। आप उनकी वास्तविकताओं के बारे में कुछ नहीं जानते, इसलिए आप खुद की तुलना उन लोगों से करना बंद कर दें जिनसे आप कभी नहीं मिले और जिनके बारे में आपके पास कोई वास्तविक आंकड़ा ना हो। इस तरह के ऑनलाइन प्रोडक्टों के प्रचार में आने के बाद आपके जहन में जो सबसे पहला ख्याल आता है वो ये है कि आप भी उन जैसी जिंदगी जीने के काबिल हैं। आप ऐसा सोचते हैं क्योंकि आप जज्बाती मूर्ख हैं। जब तक आप खुद को जज्बातों से अलग नहीं कर सकेंगे या उन पर काबू नहीं रख पाएंगे, आप हमेशा इमोशनल फूल ही बने रहेंगे। जज्बाती तौर पर बुद्धिमान बनने में बरसों लगते हैं, इसलिए ये लोग प्यार, रिश्तों, डेटिंग, सोशलाइजिंग, जीवन शैली और खुद को लेकर ज्ञान इकट्ठा करने के आपके स्रोत बन जाते हैं। और आपकी मांग अब उस धारणा पर आधारित हो जाती है कि कौन सी चीज आपको खुशी दे सकती है, क्योंकि इसके बारे में आपको बताया गया है कि इस चीज से दूसरे लोग खुश रहते हैं। मसलन लड़कों के मामले में एक ऐसी मांग वो लड़कियां होती हैं जिन्हें वो ऑनलाइन देखते हैं, जो उन इंटरनेट सेलिब्रिटीज के इर्द गिर्द मंडराती हैं जिन्हें आप अपना भाई, अपना दोस्त या परिवार मानते हैं। मसला है कि वो हैरत अंगेज रूप से वीडियो के हर फ्रेम में बेइंतहा खूबसूरत होती हैं। आप उनकी पोशाक, मेकअप और उनकी सुतवा देह देखकर दंग रह जाते हैं। इसी बेवकूफी भरी बात से उस काल्पनिक गर्लफ्रेंड या काल्पनिक पार्टनर का जन्म होता है जिसे आप अपनी जिंदगी में पाना चाहते हैं। आपको बताया गया है, दिखाया गया है और भरोसा दिलाया गया है कि ऐसी साथी या साथिन का अस्तित्व मौजूद है, और यही भविष्य के साथी को लेकर आपका मापदंड हो जाता है, वो काल्पनिक शख्सियत। और उसी के अनुरूप आप खुद को वास्तविकता, वास्तविक संभावनाओं, यथार्थवादी नतीजों से काट लेते हैं और आप स्थिरता, अपने अधिकतम वैयक्तिक विकास और कई मामलों में अपने बेहतरीन करियर की संभावनाओं से दूर हो जाते हैं। आप आत्म जागरूकता और कम से कम दर्दनाक अनुभवों को न्यूनतम करने के अपने तरीकों से खुद किनारा कर लेते हैं। आप एक काल्पनिक शख्स का पीछा कर रहे हैं। चूंकि लाखों लाख लोग असली दुनिया में एक फैंटेसी का पीछा कर रहे हैं, ऐसे में हमारे पास लाखों ऐसे भ्रमित लोग हैं जो काल्पनिक चरित्र निभा रहे हैं, जो उन्हें उस असलियत से दूर ले जा रहा है जो वो वास्तव में है। बिना किसी आत्मनिरीक्षण या उनके काल्पनिक व्यक्तित्व में मजबूत विश्वास के वो अपने हाथ बांध कर नहीं बैठ सकते कि आखिर वो उस शख्स से क्यों नहीं मिल सकते जिनके साथ उन्हें होना ही चाहिए। आखिर जिसके साथ भी वो डेट करते हैं, अंत में जाकर घटिया, धोखेबाज, झूठा, गांडू, चिंता ना करने वाला, बोरिंग, अलग सा, काबू में रखने वाला या हावी होने वाला निकलता है। मेरा मतलब, इन लोगों को आखिर हो क्या गया है? आपके साथ सब कुछ गलत है।
आप एक भ्रमित मूर्ख हैं जो बार बार काल्पनिक किरदारों के साथ डेट के फैसले लेते रहते हैं। अस्वीकृतियों या खराब रिश्तों के बावजूद ये बंद नहीं होता है। इन काल्पनिक रिश्तों के महज दो ही नतीजे निकलते हैं। एक वक्त के बाद या तो वो आपके लिए चूतिया साबित होंगे या फिर आप उनके लिए, क्योंकि रिश्ते वास्तविकता की चीज है, कल्पना की नहीं। चूंकि हम काल्पनिक पार्टनर के विषय पर बात कर रहे हैं, इसलिए आइए हम आपके चुनाव की समीक्षा करते हैं। आपकी सभी अस्वीकृतियां, वो संदेश जिनके जवाब नहीं मिले, रिक्वेस्ट या अनुरोध जिनको स्वीकार नहीं किया गया, ऐसे लोग जिनके प्रति आप तुरंत आकर्षित हुए, क्या इनमें किसी किस्म की विविधता थी? या ये सभी लोग उस काल्पनिक शख्सियत के होने के सभी मापदंडों पर पूरी तरह खरे उतरे? काल्पनिक गर्लफ्रेंड होने के मापदंड कुछ ऐसे हैं। पहला, कपड़ों के मामले में उसकी पसंद कमाल की है और हेयर स्टाइल गजब का। दूसरा, तस्वीरों में वो बड़ी हॉट दिखती है। तीसरा, वो व्याकरण की कोई गलती किए बिना वाक्य बना सकती है, इसका मतलब है कि वो स्मार्ट है। और चौथा और सबसे अहम बात यह है कि उसका शरीर विभिन्न कोणों से क्या खूब दिखता है, चाहे वो बैठी हो या खड़ी हो। आपकी फैंटेसी में पॉर्न का भी हिस्सा होता है। डेट्स और सामाजिक गतिविधियों के फिल्मी दृश्यों में आप खुद को रखकर सोचते हैं और ये मानकर चलते हैं कि यह शख्स आपको कभी छोड़कर नहीं जाएगा। आपकी कल्पना में आपके बॉयफ्रेंड के सामान्य मापदंड कुछ ऐसे होते हैं। पहला, वो देखने में बढ़िया और आकर्षक हो। दूसरा, वो जिंदगी में ऐसा कुछ कर रहा है जिसकी वजह से वो सक्षम और सुयोग्य लगे। तीसरा, वो व्याकरण संबंधी गलतियों के बिना वाक्य बनाता है, इससे ये साबित होता है कि वो स्मार्ट है। और चौथा, वो बड़े आकर्षक अंदाज में आपको चुनौती देता है, इससे रोमांच, अप्रत्याशित भाव और उसकी नजर में स्वीकृति पाने की इच्छा पैदा होती है। आपकी फैंटेसी फिल्मों के चतुर नायक, फिल्मों में रिश्तों से जुड़ी गतिविधियों और इस मान्यता से मिलकर बनती है कि आप उसके लिए खास हैं। इसमें वो आपको भरोसा दिलाएगा कि आप वाकई खास हैं और तब वो इस वैधता का इस्तेमाल कर आपको मजबूर करेगा कि आप उसके लिए अपने सारे सिद्धांतों से समझौता करें। ऐसा हर उस लड़के या लड़की के साथ होता है जिनके मन में फैंटेसी किरदार रहते हैं और जो उन फैंटेसी किरदारों के साथ डेट करना चाहते हैं, आप पर जो भी मूर्खतापूर्ण प्रभाव रहे हों। और जब उन्हीं लड़कों को ये फैंटेसी लड़कियां छोड़ देती हैं, तब इसके पीछे की वजह वो समझ ही नहीं पाते। महाराज, उसे एक बेहतर फैंटेसी किरदार मिल गया। हुआ यूं कि समय के साथ आपका रिश्ता वास्तविकता के घेरे में आया, जिसका मतलब है कि उसके लिए आप बोरिंग होते गए, खुद को दोहराते रहे और वास्तविक होते गए, बिल्कुल उसकी अपनी वास्तविक जिंदगी की तरह। और इनमें से कुछ भी फिल्मों जैसा नहीं होता। डेटिंग कोच या पिकअप आर्टिस्ट इंसानी कचरा है। जब इस तरह की अस्वीकृतियां लगातार होने लगती हैं, तो हताशा, गुस्सा और पीड़ा आपके दिमाग में घर कर जाते हैं और आपका खुद पर से यकीन उठने लगता है। उस वक्त खुद से पूछने की बजाय कि मैं किसके पीछे भाग रहा हूं, आप खुद से पूछते हैं, उस लड़की को हासिल करने में मैं नाकाम क्यों रहा? फिर भी आप जागते नहीं, बल्कि कई सारी प्रेरणाएं आपको इसके पीछे लगातार भागते रहने के लिए मजबूर करती हैं। इस वक्त पर आप गुरु और पिकअप आर्टिस्ट के फेर में पड़ जाते हैं। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपके जितनी या हो सकता है कि आपसे अधिक अस्वीकृतियां झेली हैं, जिनमें से कुछ के अहम पर इतना अधिक असर पड़ा कि उन्होंने लड़कियां पाने को अपने जीवन में एक अभियान के रूप में बदल दिया, ताकि वो साबित कर सकें कि वो पुरुष हैं। आमतौर पर वो लोग खुद को अल्फा कहलाना पसंद करते हैं, ताकि अपने बेहद संवेदनशील अहम को शांत रख सकें, जो सेक्स के दौरान उनके जी स्पॉट जैसा ही होता है। इसका मतलब है कि वो तुरंत ही क्लाइमैक्स पर पहुंच जाते हैं जब कोई लड़की उन्हें अल्फा या इससे मिलता जुलता कोई शब्द कहे, जैसे मास्टर या डैडी, जिसका असली मतलब होता है कि वो उनके पिता हैं। ये कुछ और नहीं बल्कि उनकी फैंटेसी की दुनिया में विचरने वाली लड़की की अपूर्ण जरूरत है। और ये लोग जल्दी से अल्फा
मास्टर या डैडी जैसे अलंकारों से विभूषित होना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इन लड़कियों से मिली तारीफ अतीत में लड़कियों से मिली अस्वीकृतियों की क्षतिपूर्ति कर देगी। इससे आप खुद ही देख सकते हैं कि वो लोग कभी भी अपने अतीत की अस्वीकृतियों से बाहर नहीं निकल पाए, और अब वो आपको सिखा रहे हैं कि उनकी तरह बनकर आप किस तरह अस्वीकार किए जाने के दर्द से बाहर आ सकते हैं। जिसका मतलब है कि आप भी लड़कियों से उसी दयनीयता भरे जुनून से चिपके रहें जैसे कि वो चिपके हैं, क्योंकि एक तरह से अब ये एक प्रतियोगिता बन गई है और आपको जीत हासिल करनी होगी। वो आपको सिखाते हैं कि आप जिस किस्म के शख्स को चुन रहे हैं उसमें कुछ भी गलत नहीं है, बल्कि ऐसा करके तो आप सही ही कर रहे हैं। ये उस बात पर जोर देता है कि आप वैसी ही लड़कियों को चुनें जो आपकी फैंटेसी गर्लफ्रेंड से मिलती जुलती हों। ये जानने के बाद अपने चुनाव पर सवाल उठाने की बजाय आप वैसी ही लड़की की खोज में हाथ धोकर पड़ जाते हैं, क्योंकि अब आपके मन में उम्मीद जाग गई है। आपके मन का संदेह, जो आपको आपके चयन के यथार्थवादी विश्लेषण की तरफ आगे बढ़ाकर आपका फायदा करा सकता था, अब इस विचार की वजह से मिट सा जाता है कि आप उन लड़कियों को एक दिन हासिल कर सकते हैं। आखिरकार ऐसी लड़कियां आपकी फंतासियों में मौजूद हैं, तो आप क्यों उस पूर्वाग्रह पर विश्वास नहीं करेंगे कि आप उन्हें पा सकते हैं? और सिर्फ इसी वजह से आपको ये जानने में देरी होती है कि आप कौन हैं, क्योंकि आपने खुद को वो बनाने में झोंक दिया है जो असल में आप हैं ही नहीं। अस्वीकृतियों का मतलब कुछ नहीं। आप जिन्हें चाहते हैं उनसे खारिज किए जाने को विवेकपूर्ण तरीके से कैसे देखना चाहिए? सच्चाई यह है कि आपके पास ये वास्तविक आंकड़ा नहीं है कि आप खारिज क्यों कर दिए गए। आंकड़ों के अभाव में आप अपनी असुरक्षा को हर उस वजह की रिक्ति में भर देते हैं कि आपको अस्वीकृत क्यों किया गया। तो आपको इसे इस बात पर छोड़ देना चाहिए कि आपके पास कोई वास्तविक जानकारी या आंकड़ा नहीं है। आप नहीं जानते कि ऐसा क्यों हुआ। इसे निजी तौर पर लेना बंद कर दीजिए, क्योंकि आपके पास करने के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं। आपको उनकी जरूरतों की प्रकृति का पता नहीं। वो उसे क्यों पाना चाहते हैं जो वो चाहते हैं, उन्हें प्रभावित करने वाले बुद्धिमत्ता का स्तर, अनुभव का स्तर, वो खुद को क्या समझते हैं, असल में वो क्या है, और क्या वो जानते हैं कि वो असल में क्या है। आपके पास कोई आंकड़ा नहीं है। इसलिए लोगों से मिली अस्वीकृति आपके लिए बकलोली ही होनी चाहिए। क्या आपने रोमांटिक मामले में किसी को अस्वीकृत किया है? बेशक आपको बस अपनी उंगलियों को हल्की सी जुम्बिश भर देने जितना प्रयास करना पड़ा हो, तो भी सोचिए कि उसके पीछे आपने कितना सोचा और समय लगाया होगा। स्वीकार या अस्वीकार करने के पीछे आपने कौन से मापदंडों का ख्याल रखा होगा। वो मापदंड कितने मूर्खतापूर्ण रूप से अस्पष्ट, अवैयक्तिक और उथले थे। किसी को खारिज करने के पीछे बस इतना ही सोच विचार होता है, ज्यादा नहीं। आप इस तरह की अस्वीकृतियों को निजी तौर पर कैसे ले सकते हैं, जबकि इसमें कुछ एक पलों से अधिक का वक्त नहीं लगता है? क्या आपको लगता है कि आपके पूरे अस्तित्व को कुछ एक पलों में समझकर उस पर राय कायम की जा सकती है? कतई नहीं। किसी से खारिज किया जाना आप पर की गई कोई टिप्पणी नहीं है। आपके पास इससे जुड़ा आंकड़ा नहीं है और आपके पास ये हो भी नहीं सकता। इसके लिए तो आपको उनका दिमाग पढ़ना आना चाहिए। इस बात की पूरी संभावना है कि उन्हें इस बात का इल्म ही ना हो कि वो एक रिश्ते में क्या तलाश कर रहे हैं या फिर एक पार्टनर से क्या चाहते हैं। हो सकता है कि वो बस अपनी प्रवृत्ति का ही अनुसरण कर रहे हों, या इसको ऐसे कह सकते हैं कि वो ये जानते हैं कि वो क्या खोज रहे हैं। इस बात की संभावना है कि उन्हें इस बात का कोई इल्म ना हो कि ये उनके लिए अच्छा है या नहीं। मसला ये है कि क्या आप जानते हैं कि आप किस चीज की तलाश कर रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण कि आप जिस भी चीज की तलाश कर रहे हैं, क्या आपको पूरा विश्वास है कि वो आपके लिए सही है। सही शख्स की तलाश कैसे करें? आप कौन हैं? इसका जवाब ही ये तय कर देगा कि आप अपनी जिंदगी में कैसे शख्स को लाना चाहते हैं। सच्चाई यह है कि आप खुद को जितना अधिक जानते हैं, आपको बेहतर चुनाव के लिए उतनी अधिक शक्ति मिलती है। आखिरकार आप अपने बारे में उस ज्ञान को कहीं प्रयोग कर सकते हैं,
मैं जिस तरह का शख्स हूं उसके हिसाब से मेरे लिए किस तरह का शख्स ठीक रहेगा, और तब सिर्फ वैसे ही लोगों की खोज करिए। ईमानदारी से कहें तो कोई भी ये उम्मीद नहीं करता कि आप खुद को 100% जान जाएंगे। आप समय और अनुभवों के साथ बदलते जाते हैं और अपने बारे में नई चीजें जानते रहते हैं। इसलिए 50% ठीक ठाक चयन के लिए भी आप कौन हैं, इस सवाल का जवाब इसके बीच में होना चाहिए कि आप अभी कहां हैं और आप भविष्य में कहां होना चाहते हैं। संक्षेप में, यथार्थ और आकांक्षा के बीच कहीं, यही आदर्श स्थिति कही जाएगी। वास्तविकता क्या है? अधिकतर लोगों को ना तो इस बात का कोई अनुमान होता है और ना ही उनका झुकाव इस तरफ होता है कि वो आखिर कौन है। उनके पास खुद को लेकर या तो एकदम ही पागलपन भरा विचार है, एक फैंटेसी किरदार, या फिर खुद को लेकर एक प्रेरणास्पद विचार है जो व्यावहारिक यथार्थ से दूर होता है। पहली किस्म का एक उदाहरण है, बेंचोद मैं तो सांड हूं सांड। ये बेवकूफ सोचता है कि वो जेम्स बॉन्ड से कम नहीं है और लड़कियां उसकी बाहों में आने के लिए तड़प रही होंगी। दूसरा उदाहरण है, मैं तो पू हूं, कौन है जिसने मुझे पलट कर नहीं देखा। ये बेवकूफ समझती है कि वो शाही खानदान या करदाशिया खानदान से है। समस्या ये है कि बहुत सारे लोग अपने फैंटेसी किरदारों के अस्तित्व में यकीन रखते हैं। चूंकि वो उनमें इतना अधिक यकीन रखते हैं, इसलिए वो उन्हें वास्तविकता में बदलने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। दूसरे किस्म का एक उदाहरण है, मैं जो भी करता हूं उसमें जीनियस हूं और ये दुनिया एक दिन मेरे बारे में जानेगी। ये ऐसे लोग हैं जो अपने वास्तविक यथार्थ से इतने कटे हुए होते हैं कि चाहे वो अपने काम में कितने भी लिद्दड़ क्यों ना हो, उनकी मौजूदा वास्तविकता को अपनाने की बजाय वो उसका ठीक उल्टा सोचते हैं। अब जरा कल्पना कीजिए कि ऐसे लोग किस तरह के पार्टनर की तलाश करते होंगे। उन्हें आत्मज्ञान तो है नहीं, इसलिए वो जिस भी चीज की तलाश करते हैं वो या तो आकर्षण होता है या उस बात को वैधानिकता प्रदान करने जैसा कुछ जो वो खुद से अपने बारे में कहते हैं। मैं सबसे हॉट शख्स के लायक हूं, मैं अमीर शख्स के लायक हूं, मैं ऐसे शख्स के लायक हूं जो आंख मूंद कर मुझ पर भरोसा कर सके। ऐसे लोग जो फैंटेसी की दुनिया में रहते हैं, वो अस्वीकृति मिलने के बाद ये सोचते हैं कि उनके फैंटेसी किरदार को और अधिक चाहिए। मैं लंबा नहीं हूं, मेरी सिक्स पैक नहीं है, मैं करिश्माई नहीं हूं, मैं उस जाने माने सितारे जैसा नहीं दिखता, मैं इंस्टाग्राम के उस मॉडल जैसा नहीं दिखता, मेरी बॉडी वैसी नहीं है। मैं जब तक ये हासिल ना कर लूं तब तक कमजोर, नाकाबिल और अधूरा रहूंगा। जब ऐसे लोग जो खुद को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं खारिज कर दिए जाते हैं, तो वो दूसरे व्यक्ति पर ही आरोप मढ़ देते हैं। वो लड़की बुद्धू है, उसको कला की समझ नहीं, वो बुद्धिजीवी नहीं था, वो मेरे स्तर का ही नहीं था, वो स्मार्ट नहीं था। अगर आप एक शालीन किस्म का रिश्ता चाहते हैं तो आपको इन फैंटेसी किस्म के लोगों की खोज बंद करनी होगी। वो बला की हॉट लड़की या वो फिल्मी हीरो जैसा लड़का जो हर वक्त आगे पीछे घूमता रहे। आपको थोड़ा यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाना ही होगा। आप जो चाहते हैं वो इस बात पर निर्भर होना चाहिए कि आप अभी क्या हैं और आप कहां होना चाहते हैं। जब आप कौन है के बारे में यथार्थपूर्ण तरीके से सोचने लगते हैं, तब लोगों को आंख मूंद कर पसंद करने की बजाय आप इस बारे में भी सोचने लगते हैं कि वो कौन है। आकर्षणशीलता तो महज पहली या एंट्री लेवल की योग्यता होनी चाहिए। ये निर्णयात्मक कारक नहीं होना चाहिए। इस ग्रह पर करोड़ों आकर्षक लोग हैं, इसलिए पहला सवाल है कि आप कौन हैं। इसका मतलब है कि आप बौद्धिक, लैंगिक, भावनात्मक और पेशेवर रूप से कौन हैं। आप हर वक्त पहली 3 चीजों के बारे में सोच सकते हैं और ये करना आप पर ही निर्भर करता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सोते रहें और आपकी जगह पर यह काम कोई और कर दे। इसका आखिरी हिस्सा है कि आप पेशेवर रूप से क्या करते हैं, जिसे आप इन सवालों के जरिए जान सकते हैं। पहला, मेरी महत्वाकांक्षा क्या है? आखिर आप बनना क्या चाहते हैं? आप कहां पहुंचना चाहते हैं? दूसरा,
मेरे मौजूदा लक्ष्य क्या है, अल्पावधि और दीर्घावधि लक्ष्य, जिससे ऊपर बताई गई महत्वाकांक्षा पूरी की जा सके। तीसरा, अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए नियमित रूप से क्या किया जाना चाहिए, इसका विवरण देने की जरूरत नहीं है। चौथा, मेरे सपने क्या हैं, आप वो हासिल क्यों करना चाहते हैं। और पांचवा, मैंने जो चुना है उसकी प्रकृति क्या है, इसमें कितनी मेहनत की आवश्यकता है, इसमें आराम की कितनी गुंजाइश है, किस उम्र में और कितने कौशल के साथ आप अपने कार्यक्षेत्र में या कार्यस्थल पर अच्छी साख हासिल कर पाएंगे। ऊपर दिए गए सवालों से आपको थोड़ा बहुत अंदाजा हो जाता है कि आप कहां पर हैं और कहां पहुंचना चाहते हैं। अब आप दूसरे व्यक्ति से भी यही सवाल पूछें, आप कौन हैं। पहला जवाब तो कुदरतन वो यही देंगे कि वो क्या करते हैं, जैसे मैं इंजीनियर हूं।